नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे, ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरी आवाज तकनीकी तौर पे सुन पा रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब ये है कि आप लोग मेरी या हमारी वो आवाज सुन पा रहे हैं जो पिछले तकरीबन 3 महीने से हम लगाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। चूंकि ये संवाद मैं हर बार शो में बोलता हूँ शुरुआत में, क्योंकि लगातार कई लोगों को तकनीकी दिक्कत की वजह से शुरुआत में आवाज नहीं आती थी। अब ये मेरी आदत हो गई है कहना कि उम्मीद है कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। बस इस जुमले का अब मतलब बदल गया है। आवाज सुनना और आवाज लगाना बहुत महत्वपूर्ण है दोनों, क्योंकि आवाज लगाई नहीं जाएगी तो सुनी कैसे जाएगी। लेकिन आवाज अगर सुनी नहीं जाएगी तो लगाने वाले एक दिन थक जाएंगे और वो आवाज लगाना छोड़ देंगे। सवाल यह है कि आपको तय करना है कि आप जो लोग आपको आवाज लगा रहे हैं उनमें से किन की आवाज आप सुनेंगे। आप सब्जी मंडी में सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो आप आवाज सुनते हैं और देखते हैं और चुनते हैं कि आपको कौन सी सब्जी खरीदनी है। आप एक टेलीविजन सेट खरीदने जाते हैं तो 50 टेलीविजन सेट देखते हैं और एक खरीदते हैं। लेकिन आप राजनेता और विचारधारा और विचार चुनते समय ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाते। आपके पास आमतौर पे केवल 2 या 3 मापदंड होते हैं, जिसमें से पहला आपका जेंडर होता है जो आपके अंदर है, दूसरा आपका धर्म होता है और तीसरी आपकी जाति होती है। मैं ये सब बात क्यों कर रहा हूँ? मैं ये सब बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने जब मीडिया विजिल पे वीडियो प्रसारण शुरू किए तो हमने तय किया था कि हम शोर शराबे और चीख चिल्लाहट के दौर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म पर वीडियोस होंगे, डिबेट भी होगा, चर्चा भी होगी, लेकिन हम भाषा का संयम रखेंगे। हम उत्तेजना में नहीं जाएंगे, हम सनसनी नहीं फैलाएंगे, हम आरोप प्रत्यारोप से बचेंगे। अफसोस कि बाकी लोग ऐसा नहीं करते और कल शाम हमने एक ऐसी दुखद घटना को देखा जो नहीं होनी चाहिए। टीवी चैनल के डिबेट के दौरान जिस तरह की गर्मा गर्मी हुई और उसके बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता का हृदयाघात से, दिल के दौरे से निधन हो जाना, हम सबको इस बारे में सोचने की जरूरत है। और ये सवाल मैं किसी टीवी चैनल के लिए नहीं कर रहा हूं। आज के शो की शुरुआत में ये सवाल मैं आपके लिए कर रहा हूं कि आप कैसे लोग हैं जो इस तरह के डिबेट शोज को देखते थे, उनमें रस लेते थे, जिस वजह से बढ़ती हुई टीआरपीज की वजह से उनको चलाना पड़ता है। आप कैसे लोग हैं जो इस लड़ाई में, झगड़े में, इस बेहूदी गाली गलौज में मजा लेते हैं, जिस वजह से लोगों को लगता है कि जनता को यही पसंद है। सवाल यह है कि कहीं हम भी तो ऐसे ही नहीं हो गए। याद कीजिएगा आखिरी बार जब आपके किसी रिश्तेदार से विचार को लेके, किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन को लेके बहस हुई थी और आप बहुत आक्रामक हो गए थे, आप आग बबूला हो गए थे, आप चिल्लाने लगे थे, आपने अभद्र भाषा में बात की थी और आप में और उस टीवी चैनल के पैनल में कोई अंतर नहीं रह गया था। टीवी चैनल्स के पैनल आपको अपने जैसा बनाए दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बात की कि आवाज देना और आवाज सुनना आपकी जिम्मेदारी है, आपका काम है, वो मैं आप पे छोड़ता हूं। हम आवाज दे रहे हैं, हम आवाज दे रहे हैं नवजागरण के लिए, पुनर्जागरण के लिए। रेनेसां में आपका स्वागत है। मैं मयंक हूं, मेरे साथ प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी हैं और हम रेनेसां में बात कर रहे हैं आधुनिक नवजागरण में भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। उनका योगदान भारत के लिए क्या है ये हम सब जानते हैं, समाज के लिए क्या है उस पर हम बात कर रहे हैं। जाति का जो दंश है, जाति का जो जहर है, जाति की जो समस्या है, हमारे समाज में बीमारी है, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। और इस पर ये हमारा 6ठा एपिसोड है लगातार और इस सीरीज का 18वां एपिसोड है। इस सीरीज का जो पहला अध्याय था राम मोहन रॉय के सारे एपिसोड यूट्यूब पे हैं, अब आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके। लेकिन फिलहाल आज हम बात करेंगे भीमराव अंबेडकर, बुद्ध क्रांति, बुद्धिस्ट क्रांति, फ्रेंच क्रांति और जाति व्यवस्था के बारे में। और बहुत देर ना करते हुए मैं अब कमान सौंपता हूं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी को कि वो आज की बात शुरू करें। आज गुरुवार है, हम कुछ सवाल भी लेंगे और मैं थोड़ी देर बाद लौटूंगा आपके बीच और मैं और प्रोफेसर गुरुवार को हमेशा चर्चा करते हैं। हम कुछ चर्चा भी करेंगे कि हम जो बात कर रहे हैं उसका हमारे आसपास जो कुछ घट रहा है उससे कितना, क्या और कैसा रिश्ता है। प्रोफेसर, ओवर टू यू। थैंक यू।
धनंजय कीर की लिखी हुई जब अंबेडकर की जीवनी हिंदी में पहली बार ट्रांसलेट होकर आई, तो उसकी एक छोटी सी भूमिका प्रोफेसर नामवर सिंह ने लिखी। बहुत ही शानदार भूमिका है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, और वो बात उन्होंने नवजागरण के एक कलाकार के बहाने कही है। इटली के नवजागरण में जिस कलाकार ने सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य की रचनाओं का निर्माण किया, तो प्रश्न ये था कि वो इतनी महान कलात्मक रचनाएं कैसे दे पाया। तो उसी प्रसंग को नरेट करते हुए, उसका वर्णन करते हुए नामवर जी ने जो चीज रेखांकित की है वो ये कि अपमान की पीड़ा को उसने अपने हृदय में महसूस किया था, और उसी पीड़ा की वजह से वो इटली का जो कलाकार था वो इतनी महान स्थापत्य की रचनाओं का निर्माण कर पाया, जो आज भी हमें आनंदित करती हैं, और दुनिया में उनकी जोड़ की कोई रचना बनी नहीं। और ये चीज उन्होंने अंबेडकर के दृष्टिकोण से जोड़ी। अंबेडकर की जो आइडियोलॉजी है, अंबेडकर के लेखन का जो नजरिया है, उस नजरिए के केंद्र की जो प्रमुख चीज है वो ये नहीं है कि वो बहुत पढ़े लिखे थे, वो दुनिया में अच्छे विश्वविद्यालयों से पढ़ के आए थे। वो महत्वपूर्ण चीज यह है कि उन्होंने जाति व्यवस्था का दंश, जाति व्यवस्था में जो अपमान और उसकी पीड़ा को उन्होंने झेला था, और उस पीड़ा ने उनको इतना महान विचारक बनाने में केंद्रीय भूमिका अदा की। नवजागरण पर बहुत विस्तृत विमर्श एकेडमिक्स में चलता रहा है, और उस विमर्श का जो सबसे जो उज्जवल पक्ष रहा है वो ये रहा है कि महाराष्ट्र और बंगाल के संदर्भ में खासतौर पर, कि वहां बार बार धर्म को लेकर चर्चा हुई, और धर्म के इस या उस रूप को लेकर चर्चा हुई है। और महाराष्ट्र के नवजागरण और बंगाल के नवजागरण दोनों के ही केंद्र में बुद्ध धर्म नहीं आता। अंबेडकर का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है कि नवजागरण की डिबेट में वे एक नया विकल्प पेश करते हैं, और वह विकल्प है कि अगर धर्म की ही भारतीय परंपराओं की खोज की जाए और बेहतर परंपरा की खोज की जाए, तो बौद्ध धर्म सबसे महत्वपूर्ण और बेहतर विकल्प हो सकता है। निश्चित तौर पर वो वेदांत से भी बेहतर विकल्प है जिसकी खोज बंगाल के लोगों ने की। वह उस अमूर्त उपासना से भी बेहतर है जिसकी खोज ज्योतिबा फुले ने अपने तरीके से की। बौद्ध धर्म का और महात्मा बुद्ध के विचारों का नवजागरण में कोई संबंध बन सकता है, ये चीज हमने सोची नहीं है। नवजागरण नवजागरण के प्रसंग में, नए की खोज के प्रसंग में, भारतीय परंपरा में नया कहां मिलेगा इसकी खोज की प्रसंग में, और वह भी नवजागरण के विचारों की संगति में, इसकी कभी खोज नहीं हुई है। ये पहली बार हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं। बुद्ध और उनका दृष्टिकोण नवजागरण का हिस्सा बन सकता है, इसकी चर्चा तो नवजागरण की किसी भी डिबेट में नहीं है। हिंदी में भी नहीं है, बांग्ला में भी नहीं है, मराठी में भी नहीं है। मुझे ये लगता है वो ये कि बुद्ध को अगर हम अपने नवजागरण के परिप्रेक्ष्य में शामिल करते हैं, तो हमारा नवजागरण का परिप्रेक्ष्य ज्यादा ताकतवर बनता है, वैचारिक दृष्टि से भी और समानता के दृष्टिकोण से भी। क्योंकि नवजागरण की जो बुनियादी चिंता है वो समानता की चिंता है। तो हमारी जो ट्रेडिशन में जो सबसे मूल्यवान चीज आई, जिसको कि कायदे से हमें कंसीडर करना चाहिए, वो ये कि नवजागरण का परिप्रेक्ष्य बनाते समय, बजाय इसके कि हम हिंदू धर्म की पॉजिटिव
और नेगेटिव परंपराओं की चर्चा करें, इनको इनके हाल पर छोड़कर हम सीधे बुद्ध धर्म को शामिल करें और बौद्ध धर्म को शामिल करके हम एक नया परिप्रेक्ष्य बनाएं। जितने भी स्कूल हैं धर्म के, जो कि हिंदू धर्म के अंदर हैं, वे स्कूल अल्टीमेटली किसी न किसी तरह से जाति प्रथा के ट्रैप से बाहर नहीं निकलते। वो अल्टीमेटली जाति प्रथा के ट्रैप में फंसे रहते हैं। और जाति प्रथा एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। हिंदू धर्म की जो सबसे जो मूल्यवान मान्यता है, जो कि बंगाल के नवजागरण में है, बंगाल के नवजागरण पर वेदांत का बहुत गहरा असर है। तो वेदांत के अगर असर को अगर आपको कम करना है, वेदांत के असर के प्रभाव में रह के आप नवजागरण को अभिप्सित दिशा में विकसित नहीं कर सकते। श्रीमद् भगवत गीता को केंद्र में रख के आप अपना जो परिप्रेक्ष्य बनाएंगे, उसके आधार पर आप समाज में जाति वैषम्य को और जाति के स्तर पर जो भेदभाव है, ऊंच नीच है, उसको आप कम नहीं कर सकते। शंकराचार्य के दृष्टिकोण को मान्यता देकर आप जातिगत भेदभाव को कम नहीं कर सकते। अल्टीमेटली आप उस भेदभाव को बनाए रखते। तो नवजागरण का जो नया संदर्भ बनता है वो ये बनता है कि हम बौद्ध धर्म और उसकी धारणाओं को केंद्र में लाएं। क्योंकि नवजागरण के प्रसंग में यह था कि परंपराओं की ओर लौटो और उन परंपराओं की ओर लौटो जो समानता के दृष्टिकोण को, सेक्युलर दृष्टिकोण को पुष्ट करती हों। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इस संदर्भ में जो विकल्प अंबेडकर ने रखा है वो बहुत ही मूल्यवान विकल्प है। हमने कभी बौद्ध धर्म को केंद्र में रख के नवजागरण की बात की ही नहीं। मेरी जहां तक जानकारी है, मैं बाकी लोगों की नहीं जानता, हिंदी में जिस व्यक्ति ने, जिस लेखक ने सबसे पहले नवजागरण पदबंध का इस्तेमाल किया, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन एकमात्र विद्वान हैं जिन्होंने कि बौद्ध धर्म की और बौद्ध संप्रदाय से जुड़े हुए तमाम अमूल्य ग्रंथों को पहली बार भारत की जनता को उपलब्ध कराया और परिचित कराया, और बहुत मूल्यवान लिखा उन्होंने। लेकिन नवजागरण के प्रसंग में वह बुद्ध हमारी मदद कर सकता है, यह बात उनके भी जेहन में नहीं आई। वे उसके हिस्टोरिकल संदर्भ को तो बहुत अच्छे से व्याख्यायित करते हैं, उस दौर की रचनाओं की बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं, जिनकी मैं चर्चा बाद में करूंगा। मैं फिलहाल मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं यह कि नवजागरण का जो पर्सपेक्टिव है, भारतीय परिप्रेक्ष्य, नवजागरण के भारतीय परिप्रेक्ष्य में हिंदू धर्म की किसी भी परंपरा से उतनी मदद नहीं मिलती जितनी बड़ी मदद बौद्ध धर्म से मिलती है। इसलिए बौद्ध धर्म के आधार पर नवजागरण की पुनर्व्याख्या की शुरुआत की जानी चाहिए। अंबेडकर का एक बहुत फेमस निबंध है, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स, और इस निबंध में उन्होंने त्रिपिटक, जो बौद्ध धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसके निचोड़ को, उसके सार संक्षेप को पेश किया है। और सार संक्षेप को पेश करते समय उन्होंने जो चीज अंडरलाइन की है, जिस पर कि हम सब लोग, भारत के सभी लोग सहमत हैं, बौद्ध की चर्चा करते समय जिस चीज को वो अंडरलाइन करते हैं वो क्या है? धर्म का कोई विकल्प नहीं। भारत पर, भारत के समाज पर, भारत की राजनीति पर, भारत की संस्कृति पर बात करते समय धर्म के बिना बातचीत नहीं हो सकती। धर्म
की समझ बेहद जरूरी है। धर्म के बिना आप जी नहीं सकते। और इसी प्रसंग में वे एक छलांग लगाते हैं, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग छलांग छलांग है, जिसे हम लोग कहते हैं रिलीजियस साइंस, धर्म विज्ञान। वे चाहते हैं धर्म ऐसा हो जो कि अंधविश्वास से मुक्त हो, ये तमाम किस्म के भेदभाव से मुक्त हो, उसमें पौरोहित्य न हो, उसमें कर्मकांड न हो। वे एक ऐसे धर्म की कल्पना करते हैं जो कि ये तमाम किस्म की जो रूढ़ियां हैं, इसमें भेदभाव है, विषमता के रूप हैं, तमाम किस्म का जो पाखंड है, उससे वो रहित हो। धर्म जरूरी है, धर्म के बिना काम चलने वाला नहीं है। और ये बात कौन कह रहा है? अंबेडकर अंडरलाइन कर रहे हैं कि धर्म के बिना काम चलने वाला नहीं है, धर्म आवश्यक है। आधुनिक समाज के निर्माण में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये चीज अंडरलाइन करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रसंग में वे एक वैकल्पिक धर्म के तौर पर जिस धर्म को चुनते हैं, जिसमें कम समस्याएं हैं, ऐसा नहीं समस्या नहीं है, बौद्ध धर्म में समस्याएं नहीं है, समस्याएं हैं, लेकिन तुलनात्मक तौर पर भारत में जो धर्म है उनकी तुलना में बौद्ध धर्म में कम समस्याएं हैं। और वे बौद्ध धर्म की तरफ और उसकी धारणाओं की तरफ ध्यान खींचते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि एक सामाजिक निर्माण के लिए हमें धर्म के बारे में जो प्रचलित दृष्टिकोण रहा है उसे बदलने की जरूरत है। सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए और धार्मिक पुनर्निर्माण के लिए धर्म की भी पुनर्व्याख्या की जरूरत है। और ये जो धर्म की पुनर्व्याख्या के क्रम में उन्हें विकल्प के तौर पर जो धर्म मिलता है वो बौद्ध धर्म मिलता है। और बौद्ध धर्म क्यों पसंद करते हैं वो? क्योंकि बौद्ध धर्म में अंधविश्वास नहीं है, बौद्ध धर्म में पौरोहित्य नहीं है, कर्मकांड नहीं है, बौद्ध धर्म में असमानता नहीं। और इसी क्रम में वे कालांतर में जिस दार्शनिक से, भारत के दार्शनिक से वो सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, वह सांख्य दर्शन के प्रतिपादक जो कपिल मुनि थे। कपिल मुनि के दृष्टिकोण का सबसे अधिक अंबेडकर के ऊपर गहरा असर था। और वे ये भी कहते भी हैं कि कपिल मुनि के सिद्धांत चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले इसलिए हैं कि वह ईश्वर या आत्मा जैसी चीजों में विश्वास नहीं करते। जिस चीज का प्रमाण न हो उसे वह सत्य मानने के लिए तैयार नहीं है। कपिल मुनि उन्हें इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि कपिल मुनि के यहां उन्हें कार्य कारण संबंध का सिद्धांत मिलता है। अंबेडकर ने लिखा है, कोट, कपिल ने यह सिद्धांत अस्वीकार किया था कि संसार को रचने वाला कोई विधाता है। ये जो छलांग है इंडियन ट्रेडिशन में, कपिल मुनि को केंद्र में लाने की ये जो छलांग है, बौद्ध दर्शन और साथ साथ कपिल मुनि, ये छलांग उनको बंगाल के नवजागरण, महाराष्ट्र के नवजागरण और दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, इन सबके दृष्टिकोण से एकदम अलग ले जाती है। क्योंकि इन सबके यहां ईश्वर तो है, संसार के रचयिता के तौर पर उसकी भूमिका भी है, लेकिन अंबेडकर कपिल मुनि के बारे में अपनी राय व्यक्त करते हैं और वे इसको एंडोर्स करते हैं। उन्हें कपिल मुनि क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि कपिल मुनि के यहां ये तमाम चीजें वो देखने को नहीं मिलती जिनको कि
उन्होंने लिखा है, कोट, ये जो बुद्ध या मार्क्स नामक जो निबंध है, इसके अलावा उनकी एक छोटी सी बुकलेट प्रकाशित हुई, बुद्ध और उनका धर्म। उस बुकलेट में वो लिखते हैं, समाज को बिखरने से बचाने के लिए वह धर्म को आवश्यक मानते हैं। कहते हैं, ये बुकलेट के लेखकों ने शुरुआत की है इसे, सभी समाजों में कानून की भूमिका बहुत छोटी होती है। उसका उद्देश्य होता है अल्पसंख्यक समुदाय को सामाजिक अनुशासन की परिधि में रखे। बहुसंख्यक समुदाय को इस बात के लिए छोड़ दिया जाता है और उसे छोड़ना पड़ता है कि वह जीवन नैतिकता के सिद्धांतों और उसकी स्वीकृति के बल पर बनाए रहे। इसलिए नैतिकता के अर्थ में धर्म प्रत्येक समाज में शासन सिद्धांत बनकर रहना चाहिए। इस व्याख्या के अनुसार जो धर्म होगा उसे विज्ञान के अनुरूप होना होगा। यदि धर्म विज्ञान के अनुरूप न होगा तो वह अपना सम्मानजनक स्थान खो देगा, लोगों के उपहास का विषय बनेगा और इस तरह वह जीवन को शासक सिद्धांत होने की शक्ति खो देगा। यही नहीं, समय बीतने पर वह विखंडित होकर नष्ट भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि धर्म को क्रियाशील बने रहना है तो उसे विवेक के अनुसार, विवेक के अनुरूप होना चाहिए और विवेक विज्ञान का ही दूसरा नाम है। सामाजिक नैतिक तंत्र के रूप में धर्म को स्वाधीनता, समानता और भाईचारे के बुनियादी सिद्धांत स्वीकार करने होंगे। जब तक धर्म सामाजिक जीवन के इन तीन बुनियादी सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करता, तब तक उसका विनाश निश्चित है। धर्म को यह न करना चाहिए कि वह निर्धनता को पवित्र माने या उसे महिमा मंडित करे। जिनके पास धन है वे उसे त्यागें तो यह गौरव का विषय हो सकता है, परंतु निर्धनता गौरव का विषय नहीं हो सकती। निर्धनता को गौरव का विषय बनाना धर्म को चौपट करना है, अपराध और दुराचार को स्थायी बनाना है, संसार को जीवित नरक बना देना है। एकमात्र धर्म जिसमें ये सभी सिद्धांत समाहित हैं बौद्ध धर्म है। हमको ये जो मैंने इतना बड़ा उद्धरण जो पढ़ा वो क्योंकि ये धारणा है कहीं ना कहीं कि समाज के संचालन में धर्म की भूमिका की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, नई चीज जो अंबेडकर प्रस्तुत करते हैं वो ये कि धर्म को भी विज्ञान के बराबर खड़ा करना होगा, धर्म को भी एक विज्ञान बनाना होगा। धर्म रहेगा लेकिन धर्म में ये तमाम चीजें, अंधविश्वास, पौरोहित्य, कर्मकांड, ये जो ऊंच नीच का भेद, ये तमाम चीजें उसे छोड़नी होंगी। धर्म मूल्यवान है हमारे लिए। एक अन्य चीज जिस पर के सबसे ज्यादा बहस है, जिस पर के खूब चर्चा है, वो ये कि बौद्ध धर्म की जब वो वकालत करते हैं तो बौद्ध धर्म की एक बड़ी वीकनेस भी है जिसको अंबेडकर जानते हैं। अंबेडकर के पास में उसका एक इंटरप्रिटेशन भी है लेकिन वो इंटरप्रिटेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। वीकनेस ये है कि बौद्ध धर्म की, कि बौद्ध धर्म में भी कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत है। महात्मा बुद्ध स्वयं परलोक में और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसे किसी भी लॉजिक से रैशनलाइज नहीं किया जा सकता। और ये जो पुनर्जन्म का सिद्धांत और परलोक में विश्वास, ये चीजें उसकी सबसे बड़ी कमजोरियां, इनसे बचने की जरूरत है। और संयोग की बात है कि अंबेडकर ने इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया। राहुल सांकृत्यायन ने एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष की तरफ हमारा ध्यान खींचा था। दर्शन दिग्दर्शन उनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। उस पुस्तक में उन्होंने लंबी लिस्ट दिया कि भारतीय परंपरा में ऐसे भी लोग थे, महात्मा बुद्ध के अलावा, महात्मा बुद्ध के पहले, उनके जमाने में भी, इवन उसके बाद भी ऐसे लोग थे जो न तो पुनर्जन्म की धारणा में विश्वास करते थे, न ईश्वर की धारणा में विश्वास करते थे, न कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। ऐसे भी लोग थे जो कि बड़े पैमाने पर
उन चीजों के बारे में सोचते थे कि ईश्वर के बिना और धर्म के बिना समाज का विकास हो सकता है। सो अंबेडकर के दृष्टिकोण में यह एक ड्रॉबैक है कि वे उस पूरे के पूरे ट्रेडिशन को, मेरा इशारा चारवाक की ओर है, चारवाक के अलावा भी दूसरे लोग हैं, अंबेडकर उसे नोटिस नहीं लेते। तो अगर मुझे नवजागरण का ही परिप्रेक्ष्य बनाना होगा, तो जिस तरह से मेरे लिए बौद्ध धर्म रिलेवेंट है, उसी तरह मेरे लिए वे विचारक और लेखक भी प्रासंगिक हैं जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते थे, जो समाज के नियंता और सृष्टिकर्ता के तौर पर ईश्वर की भूमिका को स्वीकार नहीं करते थे। हमें किस चीज की जरूरत है? हमें एकदम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत है, और वो हमारी परंपरा में है। हम शुरुआत बुद्ध से कर सकते हैं, लेकिन बुद्ध पर खत्म नहीं कर सकते। एक अन्य पहलू है जिसको कि अंबेडकर ने हाईलाइट किया है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसका बंगाल के ट्रेडिशन से बहुत गहरा संबंध है। बंगाल के ट्रेडिशन में, नवजागरण के ट्रेडिशन में उपनिषदों का गहरा इंपैक्ट मिलेगा। उपनिषदों की परंपरा का राजा राम मोहन राय पर असर है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर पर असर है, यहां तक कि स्वयं टैगोर पर असर है। अंबेडकर इस मामले में बहुत आगे बढ़ा हुआ दृष्टिकोण पेश करते हैं। वो ये कहते हैं कि कुछ उपनिषद ऐसे हैं जिनको को वो तरजीह देते हैं। उन्होंने लिखा भी है, कोट, अंबेडकर ने लिखा है, कुछ उपनिषदों ने वैदिक धर्मशास्त्रियों, ब्राह्मण पुरोहितों का विरोध किया था। वेदों के दैवी उद्भव की धारणा के आगे सभी उपनिषद प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। सभी उपनिषद यज्ञों की, श्राद्धों की और पुरोहितों को दान देने की उपयोगिता अस्वीकार करते थे। ये सब ब्राह्मण दर्शन के मूलाधार हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उपनिषदों की ये जो परंपरा है, ये नवजागरण के डिस्कोर्स में शामिल हो सकती है, क्योंकि नवजागरण का एक पहलू जैसे समानता है, उसी तरह नवजागरण का एक पहलू विवेकवादी या रैशनलिज्म के दृष्टिकोण का विकास भी है। और इस संदर्भ में जो उपनिषदों की परंपरा है, वह हमारी मदद कर सकती है। और ये जो परेशानी है धर्म के संदर्भ में, उपनिषदों के संदर्भ में, इस परेशानी का एक तोड़ हमें निकालना होगा। हमें राहुल सांकृत्यायन को, और राहुल सांकृत्यायन की जो किताब है, महत्वपूर्ण किताब है दर्शन दिग्दर्शन, जिसकी की सबसे कम चर्चा हुई है, हिंदी में भी हुई है, भारतीय भाषाओं में भी हुई है, नवजागरण के प्रसंग में उसकी चर्चा एकदम ही नहीं हुई है। दर्शन दिग्दर्शन पुस्तक को हमें नवजागरण के संदर्भ में, और खासतौर पर इस धर्म और ईश्वर के विवाद के संदर्भ में हमें पढ़ना चाहिए और उसकी मदद लेनी चाहिए। और राहुल सांकृत्यायन ने जो बौद्ध धर्म की और बौद्ध धर्म की परंपराओं की जो आलोचना विकसित की अपने लेखन में, वो आलोचना अंबेडकर के दृष्टिकोण को समृद्ध करती है, उससे भी आगे जाती है। उसे शामिल किया जाना चाहिए। मसलन मैं एक दो उदाहरण देके अपनी बात समझाना चाहता हूं। वो ये कि ये जो दार्शनिकों के यहां जो भेद हैं और भेदों के आधार पर जो वर्गीकरण किए गए हैं, और खासतौर पर ईश्वर के संदर्भ में जो धारणाएं हैं, हमारे यहां मान लिया गया कि ये जो ईश्वर का विरोध है, ये तो आधुनिक काल की चीज है। नहीं, हमारे यहां ईश्वर की सत्ता को चुनौती देने की परंपरा बड़ी पुरानी परंपरा है। वो चारवाक से चली आ रही है।
ईश्वर की सत्ता को चुनौती देने का काम नवजागरण में शुरू नहीं हुआ। नवजागरण में तो इस संदर्भ में वो महत्वपूर्ण है कि वह एक सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बनती है वो धारणा। धर्म के मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन को समाज सुधार के आंदोलन का हिस्सा बनाया जाता है। यानी पहली बार एक विचार आंदोलन के साथ रिलेट होकर सामने आता है। पुराने जमाने में जो विचार था वह आंदोलन नहीं था, वहां खाली विचार था। आधुनिक काल में वह विचार आंदोलन के साथ इंटीग्रेट होकर आता है और वह भी समाज सुधार के आंदोलन के साथ इंटीग्रेट होकर आता है, और इस अर्थ में वह महत्वपूर्ण है। मसलन राहुल सांकृत्यायन ने दर्शन दिग्दर्शन पुस्तक में कई चीजें रेखांकित की हैं, और वो चीजें क्या हैं? मसलन चारवाक का मानना क्या था? हम बुद्ध पर कुछ जानते हैं, बुद्ध के विचारों को भी जानते हैं, लेकिन क्या चारवाक को जानते हैं? क्या चारवाक का दृष्टिकोण दलित आंदोलन का, सामाजिक मुक्ति के जो आंदोलन है उनका हिस्सा बन सकता है कि नहीं बन सकता? हमारा मानना है कि वह चारवाक का दृष्टिकोण ये दलित मुक्ति के, सामाजिक मुक्ति के जो आंदोलन है, समाज सुधार के जो आंदोलन है उनका हिस्सा बन सकता है। चारवाक का कहना था ईश्वर नहीं, आत्मा नहीं, पुनर्जन्म नहीं, परलोक नहीं, जीवन के भोग त्याज्य नहीं, ग्राह्य हैं। तजर्बे यानी अनुभव और बुद्धि को हमें सत्य के अन्वेषण के लिए अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए। अनकोट। एक दूसरे विद्वान थे अजीत केश कंबल। अजीत केश कंबल का मत था मूर्ख हो चाहे पंडित, शरीर छोड़ने पर सभी उच्छिन्न हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, मरने के बाद कुछ नहीं रहता। यानी ये जो आत्मा अमर है, अगले जन्म में फिर मिलेंगे, आत्मा मरती नहीं है। ये जो डिबेट थी, ये जो पुनर्जन्म की धारणा थी, जो कि बौद्ध के यहां भी है, अजीत कंबल उससे भिन्न धारणा रखते हैं। चारवाक उससे भिन्न धारणा रखते हैं और ज्यादा विकसित धारणा रखते हैं, क्योंकि इनके यहां परलोक नहीं है, यह संसार माया भी नहीं है। कहने का मतलब यह कि नवजागरण में उन तमाम दार्शनिकों को शामिल किया जाना चाहिए जो परलोक पुनर्जन्म की धारणा में विश्वास नहीं करते, जो अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करते, जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। अगर हम भारतीय रैशनल ट्रेडिशन बनाना चाहते हैं तो उसमें महात्मा बुद्ध भी हमारा हिस्सा है, उसमें कपिल मुनि भी हमारा हिस्सा है, नवजागरण के परिप्रेक्ष्य अंग हैं, और हमारे उसमें चारवाक भी नवजागरण के परिप्रेक्ष्य का हिस्सा हैं। हम खाली आधुनिक काल से शुरू न करें और आधुनिक काल तक सीमित न रखें अपने को, यह दिक्कत रहेगी नहीं। तो एक अन्य पहलू है जिस पर के विचार करें हम लोग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ढंग से वो ये कि अंबेडकर ने एक बड़ा काम किया है। वो बड़ा काम यह है कि अंबेडकर एक जो मनुष्य की जो धारणा है, अंबेडकर की चिंता एक केंद्र में वह है कि मनुष्य कैसा होगा। समग्र मनुष्य का कॉन्सेप्ट लेकर अंबेडकर चलते हैं, और समग्र मनुष्य के कॉन्सेप्ट को वो इसी निबंध में अपने तरीके से चित्रित करते हैं। बुद्ध की धारणाओं को एक केंद्र में रख के वो चित्रित करते हैं, और ये
इसलिए अंडरलाइन करना जरूरी है, क्योंकि ये जो नवजागरण है ये नए मनुष्य की खोज का काम भी करता है। जैसे इसमें केंद्र में इसके में समानता है, ऊंच नीच के खिलाफ में इसमें जो लामबंदी है वो है, उसी तरह इसमें एक समग्र मनुष्य की धारणा भी है। और अंबेडकर इस समग्र मनुष्य को केंद्र में लाना चाहते हैं। और वो मनुष्य कैसा होगा, उसके निर्माण में कौन कौन से एलिमेंट काम देंगे, यानी कौन कौन से उसके गुण होने चाहिए, इसकी वो चर्चा करते हैं। और इसमें वो महात्मा बुद्ध के अष्टांग मार्ग और निब्बान सिद्धांत और पारमिता सिद्धांत, इन तीन सिद्धांतों की मदद लेते हैं। और इन तीन सिद्धांतों के आधार पर वे एक कंप्लीट मनुष्य की, एक समग्र मनुष्य की धारणा पेश करते हैं। और वे एक गृहस्थ के लिए सबसे अच्छी चीज क्या हो सकती है, इसका भी एक ऑल्टरनेटिव पेश करते हैं। तो जब हम अंबेडकर पर बात करें, तो अंबेडकर पर बात करते समय यह चीज ध्यान रखें कि अंबेडकर की चिंता के केंद्र में एक समग्र मनुष्य की धारणा भी है। और वह क्यों इस समग्र मनुष्य की धारणा पेश करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के बाहर एक व्यक्ति हुआ है नीत्शे, दार्शनिक। नीत्शे के विचारों का हिटलर के ऊपर बहुत गहरा असर था। नीत्शे के विचारों से हिटलर बहुत गहरे प्रभावित था। हिटलर के पूरे आइडियोलॉजिकल कल्चरल जो स्पेस है उसके निर्माण में नीत्शे के विचारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यह संयोग की बात है कि नीत्शे ने जिस चीज की आलोचना अंबेडकर कर रहे हैं, जिस ब्राह्मणवाद की आलोचना अंबेडकर कर रहे हैं, जिस ब्राह्मण जाति के श्रेष्ठत्व की आलोचना अंबेडकर कर रहे हैं, उसको एक नए कॉन्सेप्ट के तौर पर, यानी महामानव ब्राह्मण के कॉन्सेप्ट के तौर पर नीत्शे चित्रित करता है। ये जो महामानव ब्राह्मण है नीत्शे के यहां, जिसको कि हमारे यहां ब्राह्मणवाद कहते हैं और जिसे हम लोग ब्राह्मण के तौर पर जानते हैं, इसके साध्य और साधन दोनों बुरे हैं। ये महामानव ब्राह्मण कैसा है, ये महाब्राह्मण ऐसा है जिसमें कि विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों का वर्चस्व है। ये महाब्राह्मण जो है ये वे लोग हैं जिसकी अंबेडकर चर्चा करते हैं अपने तरीके से, कि पूरी वर्णाश्रम व्यवस्था में ब्राह्मण वह समूह है जो कि विशेषाधिकार प्राप्त समूह है। और ये ऐसा समूह है जिसकी सामान्य जन के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। संयोग की बात है कि अभी जो महाब्राह्मण, महामानव ब्राह्मण अभी जो सरकार चला रहे हैं, हमारे यहां ये जो तमाम किस्म का जो कास्टिज्म जो डिफरेंट फेज में सरकारों में आता रहा है, जिसमें ये महामानव ब्राह्मण जो है डोमिनेट करता रहा है, वो अभी क्लाइमैक्स पर है। हमारी जो पूरी की पूरी पॉलिटी है, राजनीति है, उस राजनीति में ये महामानव ब्राह्मण डोमिनेट करता रहा है। और इसकी ब्यूटी क्या है, इसकी ब्यूटी है कि इसकी कोई भी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, इसकी कोई सोशल अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये आम जनता के प्रति या आम जनता के उत्थान के प्रति बाध्य नहीं है। और दान स्वीकार करना इस महामानव ब्राह्मण का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इस महामानव ब्राह्मण को, जिसको कि नीत्शे ने आइडेंटिफाई सबसे पहले किया, उसका यहां पर वे इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं, कोट,
क्योंकि ये महामानव ब्राह्मण जो है यही हिंदू समाज की धुरी है। और ये कैसा है? कोट, महामानव को अधिकार प्राप्त हैं पर उसके कर्तव्य कुछ भी नहीं है। हर चीज महामानव की इच्छा पर निर्भर है। हर चीज उसी के हितों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जानी होगी। इस विशेषता का विपरीत पक्ष आम आदमी का पतन है। अगर इस महामानव ब्राह्मण की नीचे की धारणा को ध्यान में रखें और अभी जो नए किस्म का जो हिंदू उभार है उसे ध्यान में रखें, तो आपको बहुत सारी राजनीतिक चीजें एकदम स्पष्ट समझ में आएंगी। और जो चीज समझ में आएगी वो ये कि इस समाज में जो सामान्य नागरिक हैं, जो अभी सबसे ज्यादा दुर्दशाग्रस्त हैं, उनकी दुर्दशा के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? किसके हवाले कर दिया गया है हमें? अगर हम कोरोना से पीड़ित हैं तो किस लिए? सब भगवान की इच्छा। अगर हमारी नौकरी चली गई तो किसकी वजह से? ईश्वर की इच्छा। और अगर हम मर गए तो किसकी वजह से? क्योंकि सांसें पूरी हो गई, भगवान ने उठा लिया। यानी अब सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। ये जो परलोकवाद है, ये जो भाग्यवाद है, इस भाग्यवाद को इस महामानव ब्राह्मण ने हमारे अंदर कल्टीवेट किया। और यही आलोचना का वह क्षेत्र है जहां पर के अंबेडकर हमको ले जाते हैं। ये जो महामानव ब्राह्मण है, ये जो अपनी सोशल अकाउंटेबिलिटी से, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से जो ये हाथ झाड़ के खड़ा हो गया है, क्यों खड़ा हो गया है? और हम कन्विंस हैं कि इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम कन्विंस हैं कि राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो महामानव ब्राह्मण की जो राजनीतिक परिणतियां हैं, महामानव ब्राह्मण की जो कि हिंदू समाज की और हिंदू धर्म की धुरी है, उसकी राजनीतिक परिणतियां वो क्या है? कि राज्य को उसकी जिम्मेदारी से मुक्त करो, राज्य को चलाने वाली राजनीतिक दल को उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी से मुक्त करो। इससे बढ़िया नीचे का विकास और नीचे के दृष्टिकोण का विकास और कहां संभव है? अंबेडकर इसे हाईलाइट करते हैं और इसे पिन पॉइंट करते हैं कि जो महामानव ब्राह्मण है, इस महामानव ब्राह्मण का जो सबसे बड़ा दोष है वो ये कि ये सामाजिक तौर पर जिम्मेदार नहीं है। एक अन्य पहलू जिसका के बहुत जिसे कहें कि महत्व है, वो पहलू ये है कि अंबेडकर ने जिस तरह से बौद्ध धर्म को बहुत महत्वपूर्ण धर्म माना, उसी तरह से उन्होंने एक और भी चीज घटी पूरी दुनिया में, उसे बहुत महत्वपूर्ण माना। वो चीज थी फ्रांस की जो राज्य क्रांति थी वो, और एक 1917 का अक्टूबर रेवोल्यूशन। यानी 1789 सॉरी 1917 की अक्टूबर क्रांति, इन दो क्रांतियों का गहरा असर था अंबेडकर के दृष्टिकोण पर। अंबेडकर अपने ये जो बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स नामक निबंध में इसका जिक्र करते हैं और ये बात सामने रखते हैं, जो कि हम सबके लिए विचारणीय है। बार बार वो एक चीज का जिक्र करते हैं, वो जिक्र ये करते हैं कि ये जो अक्टूबर रेवोल्यूशन है, इस अक्टूबर रेवोल्यूशन के पहले जो फ्रांसीसी राज्य क्रांति हुई, उस फ्रांसीसी राज्य क्रांति का बहुत गहरा असर सारी दुनिया पर पड़ा। और उस फ्रांसीसी राज्य क्रांति ने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये कि उसने एक स्लोगन दिया, और वो स्लोगन क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तीन नारे थे, ये तीन नारे सारी दुनिया को दिए, और इन तीन नारों के आधार पर सारी दुनिया के
नए विमर्श की शुरुआत हुई। अंबेडकर बार बार इन 3 नारों का अपनी रचनाओं में जिक्र करते हैं। ये जो फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई, जिससे कि अंबेडकर सबसे ज्यादा प्रभावित थे, अंबेडकर ही नहीं, सबसे पहले इससे ज्यादा प्रभावित थे राजा राममोहन राय। इस फ्रांसीसी राज्य क्रांति से प्रभावित थे ज्योतिबा फुले। इस फ्रांसीसी राज्य क्रांति से सबसे गहरे प्रभावित थे अंबेडकर। इन तीनों के ऊपर फ्रांसीसी राज्य क्रांति का गहरा असर है। क्या वजह थी जिसकी वजह से ये लोग फ्रांसीसी राज्य क्रांति से प्रभावित थे? यानी बुद्ध के बाद जिस चीज ने सबसे अधिक प्रभावित किया, कपिल मुनि और उपनिषदों की परंपरा के बाद जिस चीज ने सबसे अधिक अंबेडकर के दृष्टिकोण को प्रभावित किया, वह थी फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति के संदर्भ में बात करते समय और समाजवाद के बारे में चर्चा करते समय जो अंबेडकर ने बात कही है, पहले हम उसे कोट करें, फिर उसके बारे में बात करेंगे। अंबेडकर ने रूसी क्रांति, फ्रांसीसी राज्य क्रांति, इन दोनों का जिक्र करते हुए एक बात कही है, कोट, समाज नई बुनियाद पर खड़ा हो, यह उद्देश्य फ्रांसीसी राज्य क्रांति ने भाईचारा, स्वाधीनता और समानता, इन 3 शब्दों में सूत्रबद्ध कर दिया था। इस नारे के कारण फ्रांसीसी राज्य क्रांति का स्वागत किया गया, किंतु वह नया समानता स्थापित करने में असफल रहा। यानी फ्रांसीसी राज्य क्रांति के बारे में अंबेडकर की धारणा यह थी कि वह समानता के दृष्टिकोण को स्थापित करने में असफल रही। सवाल यह, क्यों असफल रही? अंबेडकर इसका उत्तर क्यों नहीं देते? वो खाली जिक्र करके क्यों छोड़ देते हैं? फ्रांसीसी राज्य क्रांति इसलिए असफल रही क्योंकि वह सामंती व्यवस्था की जगह पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहती थी, और इस पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादक वर्गों के लिए कोई जगह नहीं। क्योंकि पूंजीपति वर्ग सत्ताधारी तो हुए, लेकिन वो उत्पादक नहीं थे। हालत क्या थी फ्रांस की, उसके डिटेल्स हैं, वो सब आप इंटरनेट पर जाइए, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। लेकिन ये जो बुनियादी चीज थी कि सामंतवाद की जगह पूंजीवाद आ जाएगा, तो क्या इससे समानता स्थापित होगी? इससे समानता स्थापित नहीं होगी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की यह सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वहां उत्पादकों को, उत्पादक वर्ग को सत्ता नहीं मिली, पूंजीपति वर्ग को सत्ता मिली। अंबेडकर ने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चुटकी ली है और बहुत ही मजेदार है। वो ये कि उन्होंने लिखा है, अंबेडकर हिंसा के पक्ष में नहीं थे, बार बार कहते हैं हम हिंसा के पक्ष में नहीं और वो रूसी क्रांति को पसंद तो करते हैं, लेकिन वो समाजवाद को पसंद नहीं करते कि वहां हिंसा ज्यादा हुई अक्टूबर रेवोल्यूशन में। वो लिखते हैं, कोट, उन्होंने रूसी क्रांति का स्वागत करते हुए लिखा, हम रूसी क्रांति का स्वागत करते हैं इसलिए कि उसका उद्देश्य समानता स्थापित करना है, पर इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि समानता स्थापित करते हुए समाज भाईचारा या स्वाधीनता की बलि न दे दे। इसके बिना समानता का कोई मूल्य न होगा। ऐसा लगता है इन तीनों का सहअस्तित्व तभी संभव है जब लोग बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करें। इनमें से एक चीज साम्यवाद से मिल सकती है, तीनों नहीं। अब एक सामान्य सी चीज, प्रति प्रश्न अंबेडकर से किया जाना चाहिए कि वो जिस
फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इतना एप्रिशिएट कर रहे हैं और बार बार जिक्र करते हैं उसका। सवाल यह है कि फ्रांसीसी राज्य क्रांति के दौरान ज्यादा हिंसा हुई या अक्टूबर रेवोल्यूशन के दौरान ज्यादा हिंसा हुई? फ्रांसीसी राज्य क्रांति में जो हिंसा हुई उसकी अंबेडकर आलोचना नहीं करते, लेकिन वो अक्टूबर रेवोल्यूशन में चूंकि हिंसा हुई थी इसलिए उसकी आलोचना ज्यादा करते हैं। एक और चीज, फ्रांस की राज्य क्रांति ने फ्रांस में संपत्ति संबंधों को बदला या रूसी क्रांति ने संपत्ति संबंधों को बदला? अंबेडकर ने कई जगह, हम पिछले एपिसोड में भी उसकी चर्चा कर चुके हैं, अंबेडकर ने कई जगह महात्मा बुद्ध की इस बात के लिए प्रशंसा की कि वे व्यक्तिगत संपत्ति को नहीं मानते थे और वे आदिम साम्यवाद के पहले व्यक्ति थे। तो सवाल यह है कि अक्टूबर रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में व्यक्तिगत संपत्ति का खात्मा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद में सोवियत संघ में व्यक्तिगत संपत्ति का खात्मा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहां सत्ता मजदूरों और किसानों के हाथ में थी। कौन सी क्रांति सक्सेसफुल थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन या अक्टूबर रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन समानता को इसलिए स्थापित नहीं कर पाया क्योंकि वह उत्पादक शक्तियों को सत्ता नहीं सौंप पाया। अक्टूबर रेवोल्यूशन समानता को इसलिए स्थापित कर पाया क्योंकि मजदूरों और किसानों के हाथ में सत्ता थी और वो स्पॉन्टेनियस नहीं हुई। अक्टूबर रेवोल्यूशन स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ, उसके लिए बाकायदा मेहनत करनी पड़ी, संगठन बनाने पड़े, आंदोलन करने पड़े, लोगों को एकजुट करना पड़ा, उसके बाद अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ। अंबेडकर के लेखन से यह चीज लगती है कि नहीं, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो स्पॉन्टेनियस था। स्पॉन्टेनियस नहीं था। एक और चीज है जिस पर के कायदे से सोचा जाना चाहिए। फ्रांस द्वितीय विश्व युद्ध में कहां टिका था? हिटलर का सामना कर पाया था? पूंजीवादी मुल्क हिटलर का, जो पूंजीवादी मुल्क फ्रांस की राज्य क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभावित थे, हिटलर के सामने टिक पाए? नहीं टिक पाए। एकमात्र देश जो टिक पाया वह कौन सा था? सोवियत संघ। और सोवियत संघ ने अपनी पूरी ताकत के साथ, और वो क्यों टिक पाया? क्योंकि वहां सत्ता तो मजदूरों और किसानों के हाथ में थी। हिटलर की पराजय में मजदूरों, किसानों की और कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय भूमिका थी। तमाम बुर्जुआ सरकारें धड़ाधड़ एक ताश के पत्ते की तरह गिरती चली गईं, राष्ट्र गिरते चले गए, लेकिन सोवियत संघ कोलैप्स नहीं किया। सोवियत संघ को हिटलर अपने कब्जे में नहीं ले पाया। तो सोवियत संघ की जो ये विजय है, इस विजय को, हिटलर की पराजय को जो सोवियत संघ के हाथों हुई, इसे हम कैसे देखेंगे? अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन इतना ही सक्सेसफुल रेवोल्यूशन था और समाज में उसकी बहुत दूरगामी भूमिका थी, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित राष्ट्र हिटलर के सामने टिक क्यों नहीं पाए? एक और चीज, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिन देशों में आज भी बौद्ध धर्म का वर्चस्व है, वहां सत्ता हिंसा का सहारा क्यों लेती है? जो लोग अंबेडकर को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं वे सोचें इस बात पर। दूसरी चीज जिस पर कायदे से सोचने की जरूरत है वो ये कि अंबेडकर ने एक बात कही है, उन्हें समानता तो ठीक लगती है समाजवाद की,
समाजवाद उन्हें पसंद नहीं, क्योंकि वो कहते ये हैं, उनका कहना यह है कि जो कि बहुत ही मजेदार है, वो ये कि उन्हें समाजवाद उस तरह से पसंद नहीं है अंबेडकर को। उन्होंने लिखा भी है। एक सेकंड। सवाल यह है कि जो ड्रॉबैक्स हैं, यानी जो दृष्टिकोण में जो जहां फांक है, वो फांक कहां है? अगर हम फ्रांस की राज्य क्रांति से प्रभावित हैं और हम फ्रांस की राज्य क्रांति को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो हम फ्रांस की राज्य क्रांति से क्या सीखना चाहिए? और फ्रांस की राज्य क्रांति जिस समय घटित हो रही थी, तो उस समय क्या चल रहा था वहां? फ्रांस में स्थिति क्या थी जिस समय रेवोल्यूशन हुआ? फ्रांस का जो राजा था, वो राजा उस समय एकदम स्वेच्छाचारी राजा की तरह काम कर रहा था। किसी भी तरह उसकी स्वेच्छाचारता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो रेवोल्यूशन ऐसे ही नहीं पैदा हुआ। वहां जो चर्च और चर्च से जुड़े हुआ जो पूरा का पूरा तंत्र था, वो सामाजिक उत्पीड़न का बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट था। धर्म की जो उत्पीड़क की और शोषक की जो भूमिका थी, वो एकदम बहुत ही व्यापक थी। वहां जनता ने खाली राजा के खिलाफ बगावत नहीं की, जनता ने कई चीजें की। वो कौन सी चीजें थी? उसमें पहली चीज जिसको कि हमें कायदे से, वो ये कि फ्रांसीसी राज्य क्रांति ने जो चीज हमें दी, जिसका कि नवजागरण के संदर्भ में कायदे से विकास किया जाना चाहिए। वहां खाली स्लोगन नहीं था, जो अभी ये जो हमने अभी बातचीत की आपसे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये खाली ये स्लोगन भर नहीं है, बल्कि फ्रांसीसी राज्य क्रांति के इन इन परिवर्तनों ने सारी दुनिया में एक वैचारिक परिवर्तन की बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू की। आधुनिक समाज में परिवर्तन की बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू की और एक तर्क और विवेकवाद की नई परंपरा को जन्म दिया। धर्म, परंपरा, ईश्वर, इनके बारे में एक नए विमर्श को जन्म दिया। ये जो अंबेडकर भी ईश्वर की सत्ता का को चुनौती दे रहे हैं, परंपराओं को चुनौती दे रहे हैं, तर्क के आधार पर, विवेकवाद के आधार पर परंपराओं का पुनर्मूल्यांकन राजा राममोहन राय भी कर रहे हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर भी कर रहे हैं, अंबेडकर भी कर रहे हैं। ये परंपरा किसने दी? ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के गर्भ से पैदा हुई परंपरा है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सिर्फ स्लोगन नहीं थे, बल्कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज दी, वो ये कि धर्म, परंपरा और ईश्वर, इन सबकी विवेकवाद के आधार पर, तर्क के आधार पर पुनर्मूल्यांकन की एक नई परंपरा की शुरुआत की। और इस प्रक्रिया में सेकुलर विचारधारा का जन्म हुआ। उसके पहले सारी दुनिया में, फ्रांस में खास तौर पर, सेकुलर विचारधारा बहुत कमजोर थी। लोग जानते ही नहीं थे। सेकुलर लैंग्वेज क्या होती है ऐसे नहीं जानते थे। तो सेकुलर विचारधारा और सेकुलर भाषा, इन दोनों की शुरुआत होती है। इसीलिए इसे तर्क के युग के तौर पर देखते हैं, इसलिए इसे मनुष्य के अधिकार के युग के तौर पर देखते हैं। और ये खाली यहां पर धर्म की ही आलोचना नहीं हुई, यहां रिवॉल्यूशन की भी एक नई भाषा को जन्म दिया गया।
अक्टूबर रिवॉल्यूशन ने तो उसे क्लाइमेक्स पर पहुंचाया, लेकिन इसकी नींव तो सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन में रखी गई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो बुनियादी चीज थी जिससे कि सभी लोग प्रभावित थे, सारी दुनिया को इसने प्रभावित किया, वो ये कि भगवान का बनाया हुआ कोई पाठ नहीं है, कोई किताब नहीं है। जितनी भी किताबें हैं, पाठ हैं, जो भी धार्मिक कृतियां हैं, वे सारी मनुष्य की बनाई हुई हैं। इसलिए ये जो वैदिक युग में, जो उसके बाद के दौर में जो परंपराएं भारत में थी, जिन्होंने कि ईश्वर कृत पाठ की धारणा को चुनौती दी, उसको नए सिरे से अपने तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पैदा किया और उसका सारी दुनिया पर असर पड़ा। और एक नए सेकुलर दृष्टिकोण या विश्व दृष्टि का जन्म हुआ। सेकुलर विश्व दृष्टि या सेकुलर वर्ल्ड आउटलुक पहले नहीं था। एक अन्य चीज जो कि इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पैदा की, वो ये कि मनुष्य सब कुछ समझने में सक्षम है और सभी समस्याओं के समाधान तर्क से हो सकते हैं। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी जिससे कि आधुनिक काल के सारे आंदोलन प्रभावित हुए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एक और चीज दी। ये मैं चीजें इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि अंबेडकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जिक्र तो कई बार करते हैं, लेकिन वो ये बताते नहीं है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने आखिर ऐसा क्या दिया। खाली वो स्लोगन नहीं है जो कि हम क्लास में पढ़ाते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये खाली स्लोगन नहीं है, ये ऊपर दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने जो परिवर्तन किए, वे परिवर्तन दूरगामी थे। उससे सारी दुनिया के लोग प्रभावित हुए। राजा राममोहन राय बहुत गहरे प्रभावित हुए। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिस समय हो रहा था, ब्रिटेन तो बहुत पीछे था, बहुत पिछड़ा हुआ था। ब्रिटेन में के साथ में फ्रांस के कोई ज्ञान की तुलना ही नहीं की जा सकती। और जो सबसे मूल्यवान चीज थी जिससे कि सब लोग प्रभावित थे, इससे अंबेडकर भी प्रभावित थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी प्रभावित थे, राजा राममोहन राय भी प्रभावित थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने जो एक अन्य चीज दी, वो ये कि अतीत से पूरी तरह संबंध विच्छेद करो, क्योंकि अतीत पर बर्बरता की छाया है। तो अतीत के वे रूप जो बर्बरता की छाया में निर्मित हुए थे, उन सभी रूपों को अस्वीकार करने का जो मैसेज था, संदेश था, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया। ये जो अंबेडकर इतना बड़ा आख्यान विकसित करते हैं जाति का और जाति के शोषण का, इसमें जो सबसे जो बुनियादी चीज है वो क्या है? तो जाति प्रथा बर्बर प्रथा थी और आज भी है। तो जाति के आख्यान उसके बर्बरता के आख्यान के रूप में देखे जाएं और उनसे मुक्त होने की जरूरत है। ये जो अतीत और उसकी परंपरा, वो बर्बरता की छाया उसके अंदर काम करती रही है, बर्बरता उसके अंदर काम करती रही है, इसलिए अतीत से मुक्त होना बेहद जरूरी है। एक अन्य पहलू है जिस पर के कायदे से सोचें हम लोग, वो ये कि नवजागरण के साथ अगर हम ये जो व्यक्तिगत संपत्ति या संपत्ति है, जिस सच का जो मसला बनाते, नहीं, हम ईश्वर की आलोचना तो करते हैं। सवाल यह है कि क्या हम जो धार्मिक संस्थान हैं या ईश्वर को संचालित करने वाली जो संस्थाएं हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो ईसाईयत हो, हमने क्या कभी सोचा इस बात पर? क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो लोगों का एंगर था, उस एंगर के केंद्र में जो चर्च और उसके पास जो संपत्ति थी, चर्च की स्थिति इतनी बड़ी ताकतवर थी
कि चर्च वहां बड़े पैमाने पर खेती भी कराता था, टैक्स भी वसूलता था लोगों से। एक पैरेलल, राजा के पैरेलल चर्च की सरकार थी, पूरा तंत्र था। धर्म का उद्धार हो, धर्म को विज्ञान बनाया जाए, ईश्वर के बारे में हमारे पास में एक क्रिटिकल नजरिया हो, अंधविश्वास, पुनर्जन्म, इन सब के बारे में हमारे पास में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो। सवाल यह कि क्या धार्मिक संस्थाओं के पास में जो संपत्ति है, उस संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाए कि न किया जाए? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यह एक बहुत बड़ी मांग थी, एक बहुत बड़ा हिस्सा था लड़ाई का। हमारे यहां क्या हालत है? हमारे यहां हालत यह है कि ईसाइयों के पास जो धार्मिक संस्थानों के पास संपत्ति है वो उनके पास उनकी रहेगी, वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड के पास रहेगी, मुसलमानों की संपत्ति मुसलमानों के पास रहेगी, हिंदू मंदिरों की संपत्ति हिंदू मंदिरों के पास रहेगी। और हम क्या करेंगे? हम समाज बदल देंगे। हमारे समाज में जो भी सामाजिक संबंध है वे संपत्ति के संबंध भी हैं। हम जो एक दूसरे के साथ में संबंध जीते हैं वे आर्थिक संबंध भी हैं। ये आर्थिक संबंध जब तक नहीं बदलते, ये संपत्ति के संबंध जब तक नहीं बदलते, तब तक आप समाज में परिवर्तन नहीं कर सकते। अभी तो स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ऑफिशियली घोषित कर दिया कि जो केरल का जो बहुत महत्वपूर्ण पद्मनाभ मंदिर है उसका खजाना किसका है? उसके खजाने का मालिक है राजा। आप तो संपत्ति को हाथ ही नहीं लगाना चाहते। आप धर्म की संपत्ति को हाथ लगाए बिना आप धर्म के सुधार नहीं कर सकते। नवजागरण के लिए ये प्रश्न, हमारे यहां नवजागरण क्यों असफल हुआ बार बार? हमारे यहां कोई भी विचार आके क्यों पंक्चर होता है? क्योंकि हम धर्म के बारे में आलोचना तो करते हैं लेकिन धार्मिक संपत्ति के समाजीकरण की, राष्ट्रीयकरण की मांग नहीं करते। हम ये सोचते ही नहीं है। अब आप यहां से देखिए कि ईसाई संगठनों के पास में देश में कितनी संपत्ति है, हिंदू संगठनों के, धार्मिक संगठनों के पास में कितनी संपत्ति है। अगर यह संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दी जाए तो राष्ट्र का कितना उपकार हो। तो धर्म और धार्मिक संस्थानों के पास बेशुमार संपत्ति होगी तो क्या धर्म और जनता के बीच में समानता कायम होगी? धर्म के असमान दृष्टिकोण से धर्म को आप मुक्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। धर्म का उसके पास उपलब्ध संपत्ति से बहुत गहरा संबंध है, जिस तरह व्यक्ति के पास उपलब्ध संपत्ति से उसका गहरा संबंध है। हमारे यहां वास्तविकता क्या है? हमारे यहां वास्तविकता यह है कि हमारे यहां जो संपत्ति का जो ढांचा है, उस ढांचे में अभी भी 41% जो संपत्ति है वो उच्च जाति के हिंदुओं के पास है। 30% के करीब संपत्ति हिंदू ओबीसी के पास है। तो अगर हिंदू ओबीसी और उच्च वर्ण के हिंदू इन दोनों को मिला दिया जाए तो आपके पास में कुल मिला के 71-72% संपत्ति हो जाती है। और जो हिंदू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है उसके पास कितनी संपत्ति है? मात्र 7%, 7.5%, 3%। कहने का मतलब यह कि आप वो धर्म के सवाल उठाएंगे और संपत्ति जो उनके पास है उसके सवाल नहीं उठाएंगे, तो आप धर्म का सुधार नहीं कर सकते। अंबेडकर बौद्ध धर्म के संदर्भ में जब व्यक्तिगत संपत्ति का प्रश्न उठाते हैं कि बौद्ध धर्म क्यों मूल्यवान है, क्योंकि उसके पास संपत्ति नहीं है, वो व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध करता है। तो सवाल यह है कि क्या धर्मों के पास, धार्मिक संगठनों के पास संपत्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नवजागरण के पर्सपेक्टिव को बनाने के लिए ये धर्म और धर्म संप्रदायों के विचार का ही मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन और व्याख्या जरूरी नहीं है, बल्कि इनकी संपत्ति की भी व्याख्या करनी बहुत जरूरी है।
और संपत्ति का समाजीकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि उसने एक सामाजिक असंतुलन पैदा किया हुआ है समाज में। हमारे यहां भगवान के पास में जितनी दौलत है उतनी साधारण आदमी के पास दौलत नहीं है। हम हिंदू हैं या हम मुसलमान हैं या हम ईसाई हैं, अगर हम ये मानते हैं कि भगवान में और इंसान में कोई भेद नहीं होता, तो इस संपत्ति का भेद क्यों? एक और चीज, धार्मिक संस्थानों के पास जो संपत्ति है, आप पता कीजिए उसमें से अधिकतर संपत्ति किस काम आती है? उसका कोई सोशल यूज नहीं है। न वो शिक्षा पर खर्च होती है, न वो सड़क बनाने पर खर्च होती है, न वो सिंचाई पर खर्च होती है, न वो गरीब स्त्रियों की, पुरुषों की मदद के लिए खर्च होती है, डेवलपमेंट के कार्यों में वो संपत्ति खर्च होती है, लेकिन वो संपत्ति लगातार एक्युमुलेट होती चली जा रही है। संपत्ति का प्रश्न, संपत्ति के स्वामित्व का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अभी संपत्ति का एक बहुत बड़ा जखीरा वो आधुनिक काल में धीरे 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 एक्युमुलेट करके संचित होकर धर्म के और धार्मिक संस्थानों के पास चला गया है, और इसने नवजागरण की लड़ाई को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। अगर विभिन्न धार्मिक संस्थानों की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हो, तो निश्चित तौर पर उसमें सोशल रिफॉर्म के मूवमेंट से जुड़े हुए संस्थानों की संपत्ति का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। करोड़ों की, अरबों की संपत्ति ये रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद से जुड़े हुए संस्थानों के पास भी है। तो रिफॉर्म का प्रश्न सिर्फ विचारधारा का प्रश्न नहीं है, बल्कि वो संपत्ति के समाजीकरण का भी प्रश्न है। क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में यह सवाल बार बार उठा। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का मतलब सिर्फ स्लोगन्स नहीं है, ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, संपत्ति के समाजीकरण के प्रश्न को भी उठाया जाना चाहिए। अक्टूबर रेवोल्यूशन इसी अर्थ में महत्वपूर्ण है कि वहां धर्म की और धार्मिक संस्थानों की जो संपत्ति थी उसका भी राष्ट्रीयकरण किया गया। हमारे यहां व्यक्तिगत संपत्ति का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया, व्यक्तिगत संपत्ति का समाजीकरण नहीं किया गया, व्यक्तिगत संपत्ति को रहने दिया गया। और जब आपने व्यक्तिगत संपत्ति को रहने दिया, तो भगवान की भी व्यक्तिगत संपत्ति भगवान के पास रह गई। यह कैसे संभव है कि व्यक्ति के पास तो व्यक्ति की संपत्ति रहेगी और भगवान के पास नहीं रहेगी? हो नहीं सकता। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन निश्चित तौर पर बहुत मूल्यवान है, क्योंकि उसने धर्म को और धर्म से जुड़ी हुई तमाम किस्म की संपदा को उसका राष्ट्रीयकरण किया। एक अन्य चीज और आखिरी चीज, अंबेडकर जब समाजवाद के बारे में बात करते हैं तो समाजवाद को खाली वे एक देश केंद्रित व्यवस्था के तौर पर देखते हैं। समाजवाद एक देश केंद्रित कॉन्सेप्ट नहीं है, वह एक व्यवस्था केंद्रित कॉन्सेप्ट है। देश केंद्रित कॉन्सेप्ट के तौर पर देखेंगे तो असुविधा होगी। कहीं डिक्टेटरशिप मिलेगी, कहीं आपको समानता मिलेगी, कहीं कुछ और मिलेगा, क्योंकि अभी सारी दुनिया में व्यवस्था केंद्रित एक ही व्यवस्था है जिसे हम लोग पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। समाजवाद सोवियत संघ में आया, लेकिन अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद में वो समाजवाद देश केंद्रित था, वो विश्व केंद्रित नहीं था। विश्व केंद्रित व्यवस्था के रूप में जब समाजवाद आ जाएगा तो उसके बाद में राज्य की जरूरत नहीं होगी। अंबेडकर बार बार ये सवाल उठाते हैं कि समाजवाद के आने के बाद राज्य रहेगा कि नहीं रहेगा? राज्य नहीं रहेगा। राज्य की भूमिका खत्म हो जाएगी। और समाजवाद जब आया तो समाजवाद ने लोगों का ख्याल किया, लोगों की जरूरत क्या है। समाजवाद का मतलब सिर्फ घोषणा करना नहीं था, लोगों की केयरिंग भी थी, जरूरतों को पूरा करना भी था। तो समाजवाद के प्रति जो झिझक कि समाजवाद में खाली समानता लेने योग्य चीज है, ये जो धारणा है अंबेडकर की, ये धारणा अपने आप में अनकंप्लीट या अधूरी धारणा है। असल चीज क्या है? असल चीज यह है कि
भारत के लिए लोकतंत्र रिलेवेंट है कि नहीं है। भारत के लिए डिक्टेटरशिप रिलेवेंट है या नहीं है। आज की स्थिति में लोकतंत्र के अलावा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। वो चाहे जितने भी हम इसकी आलोचनाएं करें। सो अंत में जो चीज मैं कहना चाहता हूं ये कि नवजागरण ने जो चीज क्रिएट की, वो ये चीज क्रिएट की कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को जन्म दिया। निश्चित तौर पर एक पूंजीवादी व्यवस्था है, निश्चित तौर पर इसमें जनता के सपने पूरे नहीं हो सकते, ये इसकी कमजोरी है, क्योंकि लोकतंत्र का नियंत्रण पूंजीपतियों के हाथ में, जनता के हाथ में नहीं। लेकिन इससे बेहतर कोई विकल्प अभी है ही नहीं हमारे पास में। सो नवजागरण की लड़ाई राजनीतिक तौर पर, व्यवस्था के तौर पर लोकतंत्र की स्थापना की लड़ाई है, लोकतंत्र को निगेट करने की या अस्वीकार करने की लड़ाई नहीं। और इसी अर्थ में राजा राममोहन राय ज्यादा रिलेवेंट है, इसी अर्थ में अंबेडकर ज्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि वे इसकी स्ट्रेंथ और इसकी जो वीकनेस दोनों को ही समझते हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम डिक्टेटरशिप को मान लें या हम डेमोक्रेसी को मान लें। डेमोक्रेसी को हम छोड़ नहीं सकते, तमाम कमजोरियों के बावजूद हम छोड़ नहीं सकते, और डिक्टेटरशिप को तमाम अच्छाइयों के बावजूद तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। डिक्टेटरशिप में किस तरह के एलिमेंट हैं, वे एलिमेंट उस जमाने में भी थे जिस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर, जिस समय जो वहां का राजा था, वो राजा जिस तरह से व्यवहार करता था लोगों से, उसका एक उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। उस राजा ने एक सर्टिफिकेट जारी किया हुआ था, और वो सर्टिफिकेट में दो चीजें खाली थी, जगह खाली थी। एक तो ये अपराधी का नाम और एक सजा। और उस सर्टिफिकेट को, उस प्रमाण पत्र को उसने जगह जगह अपने चमचों को, अपने दरबारियों को, इन तमाम लोगों को बांट दिया था। तो जो चमचे थे, दरबारी थे, उनको जहां जिसको जो जैसे इच्छा आती थी उसका नाम डालते थे, और उसमें सजा अपने हाथ से लिखते थे और पुलिस के हवाले करते थे कि अब इस आदमी को ले जाओ, जैसे अभी कर रहे हैं ना हमारे यहां देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह, ये तमाम ऐसा ही आ रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के समय जो राजा था, उसने जो प्रमाण पत्र जारी किया था, जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में नवजागरण देखना चाहते हैं, एक बहुत पहले एक बहुत ही अच्छे हिंदी के विद्वान हुए सत्यकेतु विद्यालंकार, उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर बहुत सुंदर किताब लिखी है हिंदी में। दिलचस्प बात यह है कि सत्यकेतु विद्यालंकार ने जिस तरह की भाषा में और जिस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ किताब लिखी है, तमाम मार्क्सवादियों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बाद में वैसे ही सोचा। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। यानी एरिक्स हॉफबॉम ने जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में लिखा है, उससे भी बेहतर ढंग से सत्यकेतु विद्यालंकार ने लिखा है। तो जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका इंपैक्ट क्या है, उनके लिए ये सत्यकेतु विद्यालंकार की पुस्तक बहुत मदद कर सकती है। दूसरी चीज जो मदद कर सकती है वो ये कि राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, इन तमाम लोगों की और खासतौर पर अंबेडकर के दृष्टिकोण के बारे में हिंदी में जो बहुत महत्वपूर्ण क्रिटिसिज्म और मूल्यांकन जो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किया है, वो हमारी मदद कर सकता है। और थर्ड चीज, चूंकि अंबेडकर का जो विमर्श का सबसे बड़ा एरिया है बौद्ध धर्म और उससे रिलेटेड, तो बौद्ध धर्म के बारे में जो बुनियादी खोज और बुनियादी मूल्यांकन का काम किया राहुल संकृत्यायन ने, तो राहुल संकृत्यायन की बौद्ध धर्म से रिलेटेड और बौद्ध समाज से रिलेटेड जो पुस्तकें हैं, वे हमारी बहुत मदद कर सकती हैं, और इससे नवजागरण के परिप्रेक्ष्य को और अंबेडकर के परिप्रेक्ष्य को बनाने में मदद मिल सकती है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर। और
बहुत अच्छा रहा कि आज की बातचीत के अंत में हम लोकतंत्र पर पहुंचे। उसकी वजह यह है कि आज 13 अगस्त हो गई और इसलिए ये बातचीत बहुत ज़रूरी थी आज। और रॉबर्ट हचिंस, उनकी किताब है द एजुकेशन ऑफ मॉडर्न मैन, उसमें वो लिखते हैं कि द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट लाइकली टू बी एन असैसिनेशन फ्रॉम एम्बुश, इट विल बी अ स्लो एक्सटिंक्शन फ्रॉम एपैथी, इंडिफरेंस एंड अंडर नरिशमेंट। यानी कि लोकतंत्र की मृत्यु जो है वो आड़ में या एम्बुश लगाकर किया गया हमला जो है उससे नहीं होती है। लोकतंत्र की मृत्यु होती है धीरे धीरे, जो है वो लुप्त होता है, धीरे धीरे मरता है। और उसकी वजह होती है एपैथी, यानी कि असंवेदनशीलता या दूसरे के तकलीफ को महसूस करने की क्षमता का कम होते जाना, इंडिफरेंस यानी कि चीज़ों का फर्क पड़ना बंद हो जाना, और अंडर नॉरिशमेंट यानी कि लोकतंत्र के जो पोषक तत्व हैं वो उसको मिलने जब बंद हो जाते हैं। और बहुत दिलचस्प बात यह है कि हम लगातार, यहाँ बिजली चली गई है जहाँ मैं हूँ, पर बहुत दिलचस्प बात है कि हम लगातार ये जो बात कहते रहते हैं, लोकतंत्र 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 का क्या होगा, कैसे होगा। कई बार हमको ये भी लगता है कि लोकतंत्र जो है वो थोड़ा सा कम है हमारे लिए, और इसको जो है मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ इस पे खाली, जी, जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, मतलब तमाम किस्म की चीजों को देखते हुए और पढ़ते हुए और आंदोलन में शामिल होते हुए, वो ये कि लोकतंत्र को कोई भी व्यक्ति, मैं इसे अंडरलाइन खास तौर पर करना चाहता हूं, वो अपहृत नहीं कर सकता और नष्ट नहीं कर सकता। जनता के जितना ताकतवर हो, जनता के अलावा कोई नहीं कर सकता नष्ट। नहीं, जनता भी नहीं कर सकती जी, ये भी एक सच्चाई है जी। लोकतंत्र की हत्या जनता भी नहीं कर सकती, और लोकतंत्र में कमियां हैं, नो डाउट। तो उसमें उसका एक कारण है। कारण क्या है कि लोकतंत्र आपकी अब आदत का हिस्सा बन चुका है जी। अगर जो चीज आपकी आदत में कन्वर्ट हो जाए, जैसे मुझे फ्री बोलने की आदत है जी, तो सरकार कोई भी आए या जाए, मैं जेल में जाऊं या बाहर जाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी आदत का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। और एडवर्ड एबी इस पे कहते हैं, बहुत दिलचस्प बात है कि लोकतंत्र की कमियों का जिक्र करते हुए, तो उनकी एक बहुत दिलचस्प किताब है अ वॉइस क्राइंग इन द विल्डरनेस, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारी आदत हो गई है तो अब हम अकेले भी हो जाएंगे तो बोलेंगे। तो उसमें वो कहते हैं कि द क्योर फॉर इल्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की जो बीमारियां हैं, जो कमियां हैं, उनका इलाज क्या है। और फिर वो एक शब्द लिखते हैं आगे, केवल मोर डेमोक्रेसी, और ज्यादा डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की कमियों का इलाज हर बार और ज्यादा। तो जैसे हमने भी देखा है समय के साथ, जैसे आज से अगर हम 30 साल पहले जाएं, जब मैं एक बच्चा हुआ करता था, उस दौर में हमारे पास क्या था? हमारे पास नया नया टेलीविज़न आया था इस देश में, जब घर घर पहुंच रहा था, और कलर टीवी बिल्कुल नया नया आया था एशियन गेम्स के साथ भारत में। और लोकतंत्र कितना था, क्या था? दूरदर्शन, और सिर्फ उतना ही लोकतंत्र था। उसके बाद और रेडियो था, थोड़ा बहुत अखबार थे, पर वो लोकतंत्र नहीं था। वहाँ आपकी आवाज़ कितनी थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और निजी टीवी चैनल्स जब आए, तो दूरदर्शन को जाके भी वॉक्स पॉप, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, कि लोगों की जो बाइट्स हैं, उनकी जो राय शुमारी है, उनका जो सर्वे है, वो एक पॉपुलर पैटर्न बन गया धीरे धीरे। और उसके बाद इंटरनेट आता है, और आप आज सोशल मीडिया से लेके जहां खड़े हैं, जहां पे हम भी इस प्लेटफॉर्म पे हैं, तो डेमोक्रेसी की कमियों का इलाज क्या है? और ज़्यादा डेमोक्रेसी मिलना। और हमको लगातार हमने हासिल किए कि आज हम जानते हैं कि नो डाउट हमारी बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो फेसबुक या ट्विटर या सोशल मीडिया सेंसर कर देता होगा। उसके बावजूद हम फिर से बोलते हैं, हम कहीं और जाके बोलते हैं, हमें रोज़ नया प्लेटफॉर्म मिलता है। और ये एक लड़ाई जो हमने लड़नी सीखी, और हो सकता है कि कोई पक्ष हमारा विरोधी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो पक्ष जो हमारा विरोधी है वो भी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये बहुत दिलचस्प है। एक जो बात मैं समझता हूँ कि जो बात पूरी अभी हमने की, और इसमें हमने चूंकि डॉक्टर अंबेडकर का क्रिटिक भी किया बहुत सारी चीज़ों को लेके, यहाँ से एक जो बात निकलती है कि एक अधिकार जो लोकतंत्र में हमारे पास नहीं होना चाहिए या नहीं होता है, वो होता है आहत होने का अधिकार। क्योंकि आप जब बात बात पे आहत होने लगते हैं, आप जैसे ही हमको आहत होने का अधिकार मिलता है, हम वैसे ही उस अधिकार से दूसरे लोगों की अभिव्यक्ति का अधिकार छीनने में लग जाते हैं। तो हमको आहत होने का अधिकार नहीं है, वरना अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार नहीं रह जाएगा। ये बहुत नहीं, उसमें एक इसको दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं। जी, जी। वो ये कि
आप आहत किए बिना आप आगे जा ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो आहत होने का अधिकार नहीं है, मैं वही बात कोई कर भी रहा हूं। किसी भी किस्म का आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल जी वो आपके दिमाग को मैं खरोंच पैदा किए बिना, खरोंच लगाए बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता। अगर आप बिल्कुल। ये सोच रहे हो कि नहीं हम आइडियोलॉजिकल बातचीत कर लेंगे जी और बिल्कुल एकदम ऐसे बातचीत कर लेंगे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए से आम खा रहे हो, नहीं, वो पेड़ के पीछे नीचे बैठ के आम खाने जैसा नहीं है। आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में ये होता है कि आपके पुराने विचार नष्ट होंगे, आहत होंगे, आप जी बेचैन होंगे, आपको नींद नहीं आएगी, बिल्कुल। आपको नींद नहीं आएगी। कई बार क्या होता है कि आपको अच्छे विचारों को जब आहत किया जाता है तो आपकी बेचैनी बढ़ जाती है, जिसका कि आपने शुरू में जिक्र किया था जी कि होता यह है कि आप ये जो अभी फेज है जिससे कि डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा क्षत विक्षत हो रही है, वो किस चीज से हो रही है? जी वो इस चीज से ज्यादा क्षत विक्षत हो रही है कि अब झूठ ज्यादा बोला जा रहा है। डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी थी, सच बोलते थे लोग, सच को शेयर करते थे, अब झूठ ज्यादा बोलते हैं और छिपाते ज्यादा हैं। तो इससे क्या है कि लोग ज्यादा आहत हो रहे हैं। भाई आप ये कह ही सकते हैं कि हम 25 विधायक खरीदने जा रहे हैं, कौन जी कौन आदमी बिकना चाहता है, इतना इतना रेट है, कोई दिक्कत नहीं है, जी आप कह ही सकते हैं। लेकिन आप करते क्या है कि आप विधायक खरीदते भी हैं, आप रेट भी तय करते हैं, लेकिन आप बोलते नहीं है। और आप क्या कहते हैं? हम तो कुछ नहीं कर रहे। नहीं, ये गुड़ खाएं और गुलगुलों से बैर, ये नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी को जो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त किया है वो किसने किया है? झूठ ने किया है। डेमोक्रेसी ट्रांसपेरेंसी से सबसे ज्यादा प्यार करती है। ये जो रोज जो अभी घटनाएं घट रही हैं जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, जी जिसमें आपने एक शुरू में एक जिक्र भी किया, एक जी कि एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता की मृत्यु हो गई, जी उसका कारण क्या है कि अब जो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे दोनों के दृष्टिकोण नहीं मिलते लेकिन हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास में इतना स्पेस है कि मयंक भी रह सकता है, मैं भी रह सकता हूं। जी लेकिन अभी स्थिति ये हो गई है कि हम एक चैनल पर एक 15 मिनट 20 मिनट ठीक से बैठ के बात नहीं कर और सकते। इंटरेस्टिंगली कुदरत भी इसी स्पेस पे काम करती है। ऐसा नहीं है कि कुदरत किसी और स्पेस पे काम करती है, कि सबके रहने की जगह और सबके रहने का जो स्पेस है ना। हाँ, और वहां पे जो भी कुछ हिंसा है वो फूड चेन के अकॉर्डिंग है, वो उसमें कोई अनर्गल हिंसा नहीं है। और आप नहीं देखेंगे शेर जो है शेर को मार के नहीं खा जाता है, मनुष्य मनुष्य को मार के खाने में लगा हुआ है। ये जो एक समस्या है ना। और एक और समस्या है जहां पे जो आज पूरी जो बात हुई, जो एक सुविचारित आंदोलन की बात है या जो बराबरी की बात है, इसको समझना पड़ेगा कि ये जो एक मिथ है कि शेर और बकरी एक घाट का पानी जब पीते हैं तो लोकतंत्र होता है, तो अव्वल एक बात समझना पड़ेगा कि शेर और बकरी एक घाट पे तभी पानी पी सकते हैं जब या तो शेर का पेट भरा हो और वो बकरी को खाने में इंटरेस्टेड ना हो, या बकरी शेर से अधिक ताकतवर हो जाए। अब सवाल ये है कि बकरी शेर से अधिक ताकतवर हो जाएगी तो वो शेर को खा सकती है, तो बराबरी तब भी नहीं आई। तो यानी कि या तो सब बकरियां हों या फिर सब शेर हों, तभी जाके जो है लोकतंत्र और बराबरी जो हम बात कर रहे हैं वो आ सकती है। अन्यथा ये शेर और बकरी वाला मुहावरा जो है वहां सही बैठता नहीं है। वो गांधी जी के प्रवचन के लिए ठीक है, राम राज्य में, गांधी जी के राम राज्य में जिसकी कि लोग आलोचना करते हैं, वो गांधी जी के राम राज्य में था कि एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पियेंगे। राम राज्य में ही संभव है ये डेमोक्रेसी में संभव नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में लड़ाई है सत्ता के लिए। जी जी ये खाली अस्तित्व की लड़ाई नहीं है। अगर लोकतंत्र को आपको सक्सेसफुल बनाना है तो आपको सत्ता पर अधिकार हासिल करना होगा। जी आप सत्ता पर अधिकार हासिल नहीं कर सकते, आप खाली रिजर्वेशन चाहिए आपको, तो आप ये तय मान लीजिए लोकतंत्र में आप अपना स्पेस नहीं क्रिएट कर सकते। दूसरा लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी मुझे लगता है जिनकी हम बात कर रहे हैं नेताओं की जिम्मेदारी दरअसल उस तरह से नहीं है जैसे हम देखते हैं। जिम्मेदारी जनता की ज्यादा है, क्योंकि अंततः जनता उनको चुन रही है। तो आप जब लोकतंत्र में हैं और आप चुनाव में हैं तो डेमोक्रेसी बचाने की जिम्मेदारी, एक देश को बनाए रखने की जिम्मेदारी, और परसों ही स्वाधीनता दिवस है, ये आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। जिन चीजों के लिए आपको लगता है कि गलत हो रही हैं या गड़बड़ है, उन चीजों को बनाए रखने के लिए आप कब आगे बढ़ेंगे, आप कब अपना आपका हिस्सा। और एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो हमारी असिस्टेंट एडिटर है सौम्या, वो अपने कई आर्टिकल्स में बात लिखती हैं और वो बार बार असर्ट भी करती है इसको। मैं सौम्या की बात दोहराना चाहता हूं कि आपकी नागरिकता है क्या। आपकी नागरिकता का पहला हिस्सा, आपकी नागरिकता सवाल करना है, असर्ट करना है अपनी बात को। आपकी नागरिकता, अगर आप सवाल नहीं पूछते हैं तो आप नागरिक रह ही नहीं जाते हैं। तो लोकतंत्र की चिंता तो आप बाद में करेंगे, आप सिटीजनशिप की चिंता पहले करेंगे। तो क्योंकि आप नागरिक नहीं है तो लोकतंत्र कैसे है। तो मैं उसमें एक और चीज, एक और ऐड करूंगा जी। वो ये कि
ये जो अभी एक कॉन्सेप्ट बन गया है ना कानून के शासन का, जी डेमोक्रेसी का मतलब कानून का शासन नहीं है, न्याय संगत शासन है। बिल्कुल ये बिल्कुल सारी डिक्टेटरशिप की, सारी अधिनायकवादी प्रवृत्तियों की जो झलक हमें समाज में और राजनीति में दिखाई दे रही है, जी इसका एक बड़ा कारण है कि लोग डेमोक्रेसी में संविधान के रहते हुए, जी नागरिक अधिकारों के रहते हुए जिस चीज पर जोर दे रहे हैं वो एक कानून का शासन। जी सवाल कानून के शासन का नहीं है, सवाल ये न्याय संगत शासन का है। बिल्कुल और न्याय संगत शासन के लिए ही डेमोक्रेसी की स्थापना की गई थी, कानून के शासन के लिए नहीं। बिल्कुल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जी कॉन्सेप्ट की चीज, जब आप कानून की बात करते हैं ना, अम्बेडकर कहते हैं इसे कि कानून का मतलब है स्वतंत्रता का अंत। बिल्कुल कानून जो ही आप अदालत में जाते हैं तो वहां कोई डेमोक्रेसी की बात थोड़ी होती है। जी जो ही आप कानून के शासन में दाखिल होते हैं, आप लोकतंत्र को वहीं अपने हाथ से निकल जाता है आपके से। अभी लोगों के दिमाग में जो चीज जेहन में है, हत्या हुई एफआईआर कर दो, केस चलाओ, देखो हमने कितना अच्छा काम किया, हम कानून का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जी नहीं, आप कानून का पालन नहीं कर रहे। कानून के पालन का मतलब न्याय संगत शासन। ये जो कानून का पालन बना दिया है लोकतंत्र का पर्याय, ये एक तरह से डिक्टेटरशिप का इंस्ट्रूमेंट है। हम इस चीज को भूल ही गए और ये चीज हमारे अब जेहन में उतार दी गई है कि देखो सरकार तो ठीक ही काम कर रही है, कानून में जो लिखा था वैसे ही काम कर रही है। कानून का मतलब है न्याय संगत शासन। ये न्याय संगत शासन की बात होनी चाहिए, लोकतंत्र में न्याय संगत शासन होना चाहिए। अभी स्थिति है कि न्याय संगत शासन को रिप्लेस कर दिया गया है कानून के शासन की जगह, और इसी ने लोकतंत्र को सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त किया है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी सुविधा के मुताबिक अब यहां से देखिए, जी। चार्जशीट फाइल हो रही है, अब वो किसी का भी नाम डाल देंगे बिल्कुल क्योंकि वो कानूनी है। बिल्कुल नहीं नहीं, न्याय की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, न्याय क्या कहता है। बिल्कुल आप न्याय संगत नजरिए से लोकतंत्र को देखें और एक कानून संगत तरीके से लोकतंत्र को देखें, दोनों में फर्क है। और देखिए प्रोफेसर, यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उसको कैसे, जब सुप्रीम कोर्ट में जब संविधान की प्रस्तावना को लेकर बहस चल रही थी, उसमें जो कोर्ट की रूलिंग थी, उस रूलिंग में कोर्ट ने बहुत सीधे सीधे कहा कि संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा है और प्रस्तावना से अलग करके संविधान को देखा ही नहीं जा सकता। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैं उसमें एक चीज कहूं कि अरे भाई, ये आत्मा कहीं ये कोई अमूर्त चीज है क्या? नहीं, मैं वही कह रहा हूं। नहीं तो कोर्ट ने यही कहा कि आप उसको अलग करके नहीं देख सकते। अब लेकिन क्या हो रहा है, जब हम लगातार कानून 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 करते हैं तो हम एक्ट की बात करते हैं, हम सेक्शन की बात करते हैं, लेकिन कैसे प्रस्तावना से इंपॉर्टेंट है एसेंस, मर्म जिसे हम लोग कहते हैं। बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूं। कानून का मर्म है न्याय। बिल्कुल। और न्याय को आप, हो क्या गया है कि अब हम शब्दों को पकड़ के झूल रहे हैं अदालत। बिल्कुल। शब्दों के शाब्दिक अर्थ में अगर आप खोजने जाएंगे तब तो आपको मुश्किल होगी। अभी हमें इस बहस में उलझाया जा रहा है कि आप शब्दों को पकड़ के देखिए, शब्द देखिए, नहीं, मर्म देखिए। लोकतंत्र का मर्म कहां मिलेगा? लोकतंत्र का मर्म है न्याय में। बिल्कुल, न्याय में। और ये जो न्यायपूर्ण दृष्टि, जानते हो, जिसकी कि अंबेडकर ने चर्चा की थी जी, उसे मैं बोल के, उस कोटेशन को बोल के मैं खत्म कर रहा हूं इसे जी, आपकी बातचीत को। जी। अंबेडकर कहते हैं कि ये जो कानून का अभिप्राय होता है स्वतंत्रता का अभाव। जो ही ये कानून की नजर से चीजें समझाई जाने लगती हैं ना जी, अब वो प्रशांत भूषण को भी समझाई जा रही है। अब वो क्यों? वो कानून की नजर से समझाई जा रही है। तो जो ही आप इसको यहां से देखेंगे, सवाल यह है कि कानून की समाज के साथ में अंतरक्रिया क्या है। वो न्याय के आधार पर अंतरक्रिया करता है, वो कानून के आधार पर नहीं करता जी। और ये वो जगह है जहां से कि नागरिक ताकतवर बनता है, यहां से नागरिक संस्थाएं ताकतवर बनती हैं, यहां से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ताकतवर बनता है। अभी स्थिति है कि जो ही आप कानून की नजर से देखेंगे तो डिक्टेटरशिप क्या चाहती है? कानून का शासन। तो हमने जो नियम बनाया है आप उसका पालन करें। अब आप सवाल नहीं कर सकते, आप ये प्रश्न पूछ ही नहीं सकते कि सीएजी के आपने महानिदेशक का अपॉइंटमेंट किया, उसके लिए अपॉइंटमेंट के रूल्स फॉलो किए कि नहीं किए। आप बिना रूल्स फॉलो किए आप सीएजी के महानिदेशक का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, क्योंकि आपने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया।
अब कानून तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के लिए बना हुआ है, प्रधानमंत्री इसका इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो सवाल कानून का नहीं है, सवाल यह है कि न्याय का पहले से तय है कि महानिदेशक का अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया क्या होगी। अब आपको प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया तो ये है न्याय का उल्लंघन, ये है न्याय का उल्लंघन। कानून तो है, कानून का तो आप पालन कर रहे हो क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आपको पास करने का आदेश आपके पास है संविधान के तहत। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें न्याय संगत शासन और न्याय के आधार पर ही लोकतंत्र चाहिए, हमें किसी और चीज के आधार पर लोकतंत्र नहीं चाहिए। हमें कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमें कोई नौकरी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ न्याय संगत चीजें चाहिए। और न्याय संगत चीजें अगर हमें मौका मिलेगा तो हम मेहनत मजदूरी करके भी गुजारा कर लेंगे। लेकिन अभी स्थिति क्या है, मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि आपने न्याय संगत व्यवस्था का ढांचा ही उठा दिया है, नियम ही उठा दिए। अब जब मजदूर वर्ग के रूल्स ही नहीं होंगे, सर्विस कंडीशंस ही नहीं होंगी, 3-3 साल के लिए आप लेबर लॉ को सस्पेंड कर देंगे तो भाई लोग नौकरी कैसे करेंगे बताओ, कैसे नौकरी करेंगे? न्याय संगत शासन की पहली धारणा है जिसके के आधार पर पूरा का पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है, पूरा संविधान टिका हुआ है, वो कानून के शासन के आधार पर नहीं टिका हुआ। यह चीज हम सब लोगों को ख्याल रखनी होगी। और कानून के शासन के पालन का मतलब है डिक्टेटरशिप का पालन करना। सीधी सी बात है, आपके लिए जगह नहीं होगी। डेमोक्रेसी में जगह है, न्याय के शासन में जगह है पक्ष विपक्ष के लिए, लेकिन कानून के शासन में पक्ष विपक्ष के लिए जगह नहीं है। सेंट ऑगस्टीन की एक बात जो है वो लीगल थियोलॉजी की पढ़ाई में सबसे पहले सिद्धांत के तौर पे पढ़ाई जाती है। सेंट ऑगस्टीन को कानूनी जो थियोलॉजी है, जो लीगल थियोलॉजी, उसका ग्रैंडफादर, उसका पितामह भी कहा जाता है। सेंट ऑगस्टीन कहते हैं कि एन अनजस्ट लॉ इज नॉट अ लॉ एट ऑल, कि अन्यायी कानून ही नहीं हो सकता। यानी कि कोई कानून भले ही वो विधि द्वारा स्थापित हो गया हो, संसद द्वारा स्थापित हो गया हो, अगर वो अन्यायी है तो वो कानून नहीं है। बिल्कुल जिसको अदल कहते हैं उर्दू में, तो अदल बिना जो है कोई भी इदारा जो है वो किसी काम का नहीं है। तो जो ये जो बेअदली है, और बहुत दिलचस्प बात अभी जो आखिरी में हम कर रहे थे, और डॉक्टर अंबेडकर इस बारे में क्या कहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर इस बारे में बहुत सीधे कहते हैं कि महान लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया, उनके प्रति कृतज्ञ रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कृतज्ञता की एक सीमा है। हम कहते हैं कि भारतीयों को इस मामले में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत की राजनीति में भक्ति या आत्मसमर्पण या नायक पूजा दूसरे देशों की राजनीति की तुलना में बहुत बड़े स्तर पे अपनी भूमिका निभाती है। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन का निश्चित रास्ता है, जो तानाशाही पे खत्म होता है। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहते हैं इस बात को, और इस बात को समझना होगा। वो बाकायदा वो कहते हैं कि अब हम जब आज़ादी मिलने पे ही, वो कहते हैं संविधान आने पे, कि संविधान के लागू होने के बाद हम एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसी परिस्थिति में प्रवेश कर रहे हैं जहां पे पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से एक व्यक्ति और एक वोट बराबर माना जाएगा, लेकिन सामाजिक रूप से उनके बीच में भेदभाव जारी रहेगा। तो जब तक सामाजिक स्वतंत्रता हम हासिल नहीं करते, जब तक सामाजिक बराबरी हासिल नहीं करते, तब तक इस राजनीतिक बराबरी का कोई मतलब नहीं है। और अपनी बात को खत्म करते हुए, आज के शो को अंत की ओर जाते हुए, मैं उनको ही कोट करना चाहूंगा, डॉक्टर अंबेडकर को, जहां वो कहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र अंततः शासन का ऐसा रूप बन जाता है जहां जनता का काम केवल अपने मालिकों के लिए वोट देना और उनको हुकूमत करने के लिए छोड़ देना होता है। अब यह आपको सोचना है कि क्या आप यही तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आपने अपने आका, अपने मालिक तो नहीं चुन लिए हैं, और आप सिर्फ उनको वोट देकर हुकूमत करने के लिए छोड़ तो नहीं दे रहे हैं। मीडिया विजन मैं एक चीज और आपकी बात को थोड़ा सा जस्ट दो लाइन जी। अंबेडकर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 लाइन कही, ये बुद्ध के संदर्भ में जी। को कहते हैं, कोट, जहां तक तानाशाही का संबंध है, बुद्ध उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते। हम लोकतंत्रवादी के रूप में वह लोकतंत्रवादी के रूप में पैदा हुए थे और लोकतंत्रवादी के रूप में ही मरे। तो बाकी सारी बातें आज हो गई हैं, और अच्छा ये रहा कि, और दूसरी एक और चीज वो भूल जाओ, बहुत जरूरी जी। ये हमारा ये आखिरी था अंबेडकर का एपिसोड जी,
और अगली बार हम लोग मिलेंगे विवेकानंद के साथ। That's all. जी, तो ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि राइट विंग आइडियोलॉजीज जो है, बहुत सारा मिथ, बहुत सारा प्रोपेगेंडा विवेकानंद को खूब इस्तेमाल किया गया है। तो इस पे हम बात करेंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर को लेके हमारी ये आखिरी किस्त थी, आखिरी और ये बहुत रिलेवेंट, बहुत मौजूद, बहुत प्रासंगिक रहा कि हम एक ऐसे स्वतंत्रता दिवस के पहले हम ये एपिसोड कर पाए, ठीक एक दिन पहले ये एपिसोड कर पाए, जब कश्मीर में पिछले 1 साल से क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, बाकी देश में पिछले 6 महीने से क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जहां हर आज़ाद आवाज़ का गला घोटने की कोशिश और तैयारी हो रही है, एक ऐसा देश जो आज़ाद हुआ था एक सपने के साथ, और उस सपने को अब पुलिस स्टेट की हकीकत में बदलने की कोशिश हो रही है, एक ऐसे वक्त में हम ये बातचीत आपसे कर पाए। हम अभी भी रिहा हैं, आज़ाद हैं, सलाखों के पीछे नहीं है और बोल पा रहे हैं। ये भी इस लोकतंत्र की और इस संविधान की ताकत है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने से आता है। वरना शायद हो सकता था कि किसी और समय में, किसी और देश काल परिस्थिति में ये बोलते बोलते हमको गिरफ्तार कर लिया जाता। ऐसा ना हो, ऐसा ना होने पाए, आज़ाद और लोकतांत्रिक भारत का सपना जिंदा रहे, इसके लिए आप सबको सोचना होगा। आपकी स्क्रीन पे हमारा ट्विटर हैंडल है @मीडियाविजिल इंडिया, फेसबुक का एड्रेस है, इंस्टाग्राम हैंडल है @मीडियाविजिल, और हमारी वेबसाइट है mediavigil.com। जो बात हमने आज की उसमें से एक राजीव त्यागी से राहत इंदौरी तक पे आप आज रात मेरा एक लेख पढ़ सकते हैं मीडिया विजिल पे, जो बात हम कर रहे थे। और जो बात दूसरी प्रोफेसर साहब ने की सीएजी की नियुक्ति, तो सीएजी की नियुक्ति, बरास्ता सीएजी की नियुक्ति जो अभी हुई है, वहां से लोकतंत्र और उसके अभी के हालात को लेकर मेरा लेख आप 15 अगस्त को पढ़ेंगे। mediavigil.com पे आप पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। और 15 अगस्त और 14 अगस्त को आपके लिए हम कुछ खास लेकर आ रहे हैं। हम कल यानी कि शुक्रवार 14 अगस्त की रात बहुत अहम एक चर्चा करने वाले हैं कि 15 अगस्त 1947, उसके एक हफ्ता पहले और उसके एक हफ्ता बाद गांधी के बारे में। गांधी कहाँ थे, क्या कर रहे थे, देश में क्या हो रहा था, उनकी क्यों और क्या राय थी, और क्यों वो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के जश्न में दिल्ली में शामिल नहीं थे, और हमको वहाँ वापस क्यों देखना चाहिए। इस पे साथ समाज में हम 3 बहुत ज़बरदस्त विद्वानों के साथ चर्चा करेंगे। साथ समाज में शनिवार को दोपहर यानी कि 15 अगस्त की दोपहर हमारे जाति उन्मूलन के लक्ष्य को केंद्रित जो है हमारे शो में जात ना जात में हम चर्चा करेंगे जाति के उन्मूलन का जो सपना था वो कहाँ खड़ा है, वो किस हालत में है, और वो जिस हालत में है वहाँ क्यों पहुँच गया, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जात ना जात में। और रात 8 बजे हम लेकर आएंगे एक विशेष कर्टन रेजर हमारे नए शो का, यानी कि एक नया शो हम लॉन्च कर रहे हैं जो इस देश के हर अल्पसंख्यक के नाम होगा, यानी कि ईसाइयों के नाम, बुद्धिस्टों के नाम, मुसलमानों के नाम, जैनों के नाम, सिखों के नाम, पारसियों के नाम, LGBTQ के नाम, जो कोई धर्म नहीं मानते हैं और इस वजह से अल्पसंख्यक बन गए हैं, उनके नाम, हर तरह की सोशल, रिलीजियस, आइडियोलॉजिकल माइनॉरिटीज़ के नाम हम एक शो लेकर आ रहे हैं, एक खास शो। और इसका मकसद किसी को डिफेंड करना नहीं है, किसी को बचाना नहीं है, किसी को महान बनाना नहीं है। हम ये लेकर आ रहे हैं जिससे हम जो मोनोलिथिक आइडेंटिटीज़ हैं उसका स्टीरियोटाइप जो बना दिया गया है हमारे देश में, यानी कि मुसलमान ऐसा होगा, सिख ऐसा होगा, बुद्धिस्ट ऐसे होते हैं, जैन लोग तो यही करते हैं, सिखों को तो ऐसा ही आता है, और फलाने इलाके के या फलाने लोग ऐसे होते हैं। ये जो हमने स्टीरियोटाइप बनाए हैं, ये जो एकांगी हमने पहचाने बनाई हैं, इनको तोड़ने की कोशिश के लिए हम ये शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है माइनॉरिटी मैटर्स। उसका कर्टन रेजर एक बहुत खूबसूरत छोटी सी डॉक्यूमेंट्री के साथ हम करेंगे 15 अगस्त की रात 8 बजे। मीडिया विजिल देखते रहिए। कोई अगर आपका सवाल हो, कोई आपकी जिज्ञासा हो, कोई आपकी प्रतिक्रिया हो, तो आपकी स्क्रीन पे हमारी ईमेल आईडी है mediavigilindia@gmail.com। आप इस पे हमको ईमेल कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे इनबॉक्स कर सकते हैं। प्रोफेसर के लिए कोई सवाल हो, कोई प्रतिक्रिया हो, कोई असहमति हो, आप उनसे झगड़ा या बहस कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, आप इस पे ईमेल भेज सकते हैं, आप उनके फेसबुक प्रोफाइल पे उनको कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, और थैंक यू। कल मिलेंगे हम लोग साथ है समाज में स्वाधीनता दिवस विशेष के साथ, गांधी और 15 अगस्त 1947 में। शुक्रिया।